हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम के और गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस के। तो ये आज के लास्ट यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स का लास्ट पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। ए गिवन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर। आपने बताना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितना फ्लक्स जनरेट करेगा। एक स्केयर है आपके पास, उसकी हर एक साइड आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है, उसमें से हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, जिसका प्लेन है वो वाई जेड प्लेन के अंदर लाई कर है, पैरेलल है उसके। एंड व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्केयर इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। और आपने ये बताना है कि स्केयर हमारा फ्लक्स जो है उसकी वैल्यू कितनी आएगी अगर जो प्लेन है वो 30 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ। तो सबसे पहले वही काम करेंगे जो बाकी न्यूमेरिकल के अंदर किया है। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शुरू करने से पहले हम कुछ इसके बारे में देख लेते हैं कि हमने गॉस थ्योरम के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले जब हम पढ़ते थे तो हम बोलते थे कि फाई जो होता है दैट इज इक्वल टू ई डी एस के इक्वल होता है। डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस एंड फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। जब आपको कोई सरफेस पता होता है तो यहाँ पे जो डी एस है इसका इंटीग्रेशन हो जाता है और फाई की वैल्यू हमारे पास ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ जाती है, ठीक है। जब डॉट प्रोडक्ट हटता है तो फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस ऑफ थीटा, ये हमारे पास लास्ट वैल्यू आती है। अब यहाँ पे देखिए इसने बोला कि फ्लक्स निकालो, ठीक है। फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ई चाहिए, ए चाहिए और कॉस थीटा चाहिए, ठीक है। अब देखो ई की वैल्यू इसने आपको गिवन में ही दे दी, ठीक है। उसके बाद में इसने आपको साइड दे दी स्क्वायर की 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो गया। कन्वर्ट करने के बाद में एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हो, ए स्क्वायर होता है। ये साइड अगर ए है, ए की वैल्यू आपको दी हुई है तो ए स्क्वायर कर दो, किसका, उस स्क्वायर का एरिया आ गया। थीटा की वैल्यू आपको 30 डिग्री दी हुई है पर आप यहाँ पे 30 डिग्री पुट नहीं करोगे, आप यहाँ पे जो पुट करोगे वो मैं आपको बताती हूँ क्या करोगे, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ कि स्टेटमेंट में हमें कोई स्क्वायर दिया हुआ है और हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन थी वो इस डायरेक्शन के अंदर लग रही है। और आपको पता है हमने किया था एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वो हमेशा प्लेन के बाहर वाली साइड की तरफ एग्जिस्ट करती है, मतलब रेडियली आउटवर्ड आती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ रहा है कि ई और ए दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, ई और ए दोनों एक ही डायरेक्शन में। अब स्क्वायर दिया हुआ तो हमने क्या किया, गिवन लिखा कि इज इक्वल टू दिस, देन द साइड ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 10 की पावर -1, एक पावर ये थी 1 - 2 इज -1, तो -1 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर के। तो 10⁻⁻1 का हमने स्क्वायर कर दिया मीटर स्क्वायर, तो 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया आ गया। ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, ई की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, थीटा एक बार हमने निकाल चुके हैं। ये देखिए कि ई और ए अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में लाई करेंगे तो इन दोनों के बीच में जो थीटा होगा दैट इज 0 डिग्री, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, थीटा इज 0 डिग्री, ठीक है। नाउ फ्लक्स डी फाई किसके इक्वल होता है, ई डॉट डी एस के। फाई किसके इक्वल होता है, ई डॉट ए। मैंने सीधा ही लिख दिया, ठीक है। आप इंटीग्रेशन करके वैसे लिखना तो वैसे लिख लो, जरूरत नहीं है उसकी। फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट हटा, ई ए कॉस थीटा बन गया। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री थी तो ई ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 इज 1, तो हमारे पास फाई की वैल्यू क्या आएगी, ई ए के इक्वल आ जाएगी। यहाँ से फाई इज इक्वल टू ई ए। ई की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जस्ट इसके अंदर पुट कर दो और कॉस थीटा 0 की वैल्यू 1 पुट कर दी। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 एज इट इज आएगा। 10⁻³ माइनस 10⁻⁻² जब हम करेंगे तो 3 - 2 इज 1, तो 10⁻1 बचेगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आंसर आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करें कि जब हमने इसने बोला कि ये जो आपका प्लेन है ये कितना बनाए, 30 डिग्री का एंगल बनाए एक्स एक्सिस की तरफ। ये हमारी एक्स एक्सिस थी, ठीक है। ये मान लो हमारी एक्स एक्सिस थी। अगर ये प्लेन एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, मान लो रोटेट करके कुछ 30 डिग्री के एंगल के ऊपर ये चला जाता है, तो ये एरिया तो आप खुद 30 डिग्री के ऊपर चला जाएगा। मतलब जब ये एंगल 30 डिग्री को रोटेट करेगा तो एरिया खुद 30 डिग्री को रोटेट कर जाएगा, और जब ये 30 डिग्री को रोटेट कर गया तो 30 + 30 कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा होगा दैट इज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि अगर प्लेन एंगल थीटा 30 डिग्री बना रहा है तो एरिया का जो एंगल है वो 30 + 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 + 30 के इक्वल हो जाएगा, दैट इज 60 डिग्री हो जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 60 डिग्री, ई की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू हमने निकाल ली, cos 60 डिग्री इज 1/2, वैल्यू पुट करो,
यहाँ पे क्या बन गया, 10⁻1 बची, तो 10 लिख सकते हैं उस पावर 1 को। इस 2 से 10 कैंसिल हुआ 5, तो ये आ गया आपका 5 की वैल्यू 25 न्यूटन मीटर पर कूलम। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यहाँ पे आपके पास 5 की वैल्यू आ गई। ठीक है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक अगेन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है x ग्रेटर देन 0 के लिए, फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है x लेस देन 0 के लिए। ठीक है, तो यानी कि आपका जो मीडिया आपको दिया हुआ है, जैसे मान लो अब आगे करते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ L सेंटीमीटर एंड रेडियस R सेंटीमीटर हैज इट्स सेंटर एट ओरिजिन एंड इट्स एक्सिस is along x-axis. Find out the net outward flux. What is the net change within the cylinder? हमें क्या दिया हुआ है, देखो एक कोई सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, उस सिलेंडर की लेंथ हमें दी हुई है दैट इज L सेंटीमीटर। ठीक है, L सेंटीमीटर हमें लेंथ दी हुई है। दूसरा हमें इसका रेडियस दिया हुआ है दैट इज R सेंटीमीटर, ये वाला रेडियस। इसका जो सेंटर लाई करेगा वो करेगा इस ओरिजिन O के ऊपर, ये रखा। जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर और गॉस थ्योरम के अंदर हमने जब एप्लीकेशंस या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते थे, हम एक जो गॉसियन सरफेस ड्रा करके करते थे, तो वहाँ पे हमने एक सिलेंड्रिकल मीडिया भी कंसीडर किया था। तो सिलेंड्रिकल मीडिया में क्या किया था, ये जो दोनों सरफेसेस थे यहाँ पे हमारे पास इनका फ्लक्स बचता था, ये जीरो हो जाता था। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में इधर है। x ग्रेटर देन 0 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर लग रहा है, गिवन दिया हुआ है। x लेस देन 0 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर लग रहा है, ये भी गिवन दिया हुआ है। तो अब देखो s की डायरेक्शन होती है इधर, ठीक है, एरिया की डायरेक्शन होगी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे E की डायरेक्शन है इधर, एरिया की डायरेक्शन भी है इधर, तो यहाँ पे भी थीटा किसके इक्वल हो गया 0 डिग्री के। बट यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एरिया लाई करेगा आउटवर्ड, तो यहाँ पे जो ए है उसकी डायरेक्शन होगी ये आउटवर्ड, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर जा रहा है। अगर मैं यही एरिया यहाँ पे कंसीडर करूँ तो ये एरिया की डायरेक्शन ये रही और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, तो ये थीटा कितना बन रहा है 90 डिग्री। और थीटा 90 डिग्री हमने ये पता है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो कॉस थीटा आता है और कॉस 90 0 होता है। दैट मीन्स कि ये जो कंपोनेंट्स होंगे इनका फ्लक्स तो 0 ही हो गया, लेना ही नहीं है। बच्चे ये दोनों, तो इन दोनों का फ्लक्स ऐड हो जाता है। तो नेट फ्लक्स हम कैसे लिखते थे, उसके अंदर भी हमने ऐसे ही लिखा था, S1 एरिया लेना है DE DS1 आ जाएगा, S2 एरिया लोगे E DS2 आ जाएगा, S3 एरिया लोगे E DS3 आ जाएगा। तो टोटल सिलेंडर के ऊपर जो भी हमने एरियाज कंसीडर किए हैं उनका हमारे पास फ्लक्स आ जाता है। ठीक है, तो अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, देखो जो S1 था ये हमने S1 माना, अगर ये हमारा S1 है, ठीक है, तो इसका जो फ्लक्स है वो तो 0 हो जाएगा क्योंकि कॉस का एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का। बचे ये दोनों, ठीक है, तो इन दोनों का फ्लक्स बचेगा। तो वही हमने नेक्स्ट जो अपनी इक्वेशन है वो बनाई है। और नेक्स्ट इक्वेशन क्या बोल रही है, देखो फर्स्ट के अंदर हमारा E DS1 कॉस 90 डिग्री बनेगा, दूसरे में E DS2 कॉस 0 डिग्री और तीसरे में E DS3 कॉस 0 डिग्री। ये 0 होता है, E DS2 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि cos 0 इज 1, तो ये 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई हुआ तो E DS2, इसको करेंगे तो E DS3। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है जहाँ पे हमने एरिया लिया था इसका। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो इस ds की वैल्यू जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, इस ds की वैल्यू की जगह पे क्या आएगा पाई आर स्क्वायर। इस ds को जब S3 को इंटीग्रेशन किया तो वो सरफेस भी हमारा लास्ट वाला क्या एक सर्कल ही है, तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब फाई किसके इक्वल हो गया 2ex बन गया, दोनों ऐड हो गए तो 2 पाई आर स्क्वायर ex बन गया। r की वैल्यू, रेडियस हमें दिया हुआ था, रेडियस हमें कुछ ऐसे दिया हुआ था कि रेडियस इज इक्वल्स टू r सेंटीमीटर, पर हम जब भी आंसर निकालते हैं SI यूनिट्स के अंदर निकालेंगे, दैट विल बिकम इक्वल्स टू r इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो यही r की वैल्यू हमने यहाँ पुट की, और यहाँ पे जब पुट की तो इसके पूरे का स्केयर होगा तो 2 पाई ex r का स्केयर इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट मीटर आ गया। अब गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, फाई इज इक्वल्स टू, इसने ये बोला था कि नेट चार्ज निकालो विद इन द सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर कितना चार्ज है। हमने फ्लक्स तो निकाल लिया, नेट आउटवर्ड फ्लक्स हमारे पास आ गया, पर अब चार्ज निकालना है, तो चार्ज निकलेगा गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालो, दैट इज फाई एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू हमारे पास है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर ex इंटू 10⁻⁻4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इनक्लोजेस ए चार्ज ऑफ 8.85 into 10⁻⁻8 कूलम। एक हमारा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकल यानी कि ऐसा गॉसियन सरफेस है, उसके ऊपर चार्ज है, ये क्यू है, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 8.85 into 10⁻⁸ कूलम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है और क्या निकालना है, इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज डबल हाउ वुड द फ्लक्स चेंज। इसका आंसर मैं ना आपको अभी बता देती हूँ। इसका आंसर क्या होगा, देखो हम अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम बोलते हैं कि ये इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होता है फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे हमारे पास कहीं रेडियस आ ही नहीं रहा, तो फ्लक्स निकालने के बाद में अगर मैं यहाँ पे आर को डबल कर भी दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, फ्लक्स पे कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि आर तो इसमें आ ही नहीं रहा। फ्लक्स डबल कब होगा, जब क्यू डबल होगा। फ्लक्स हाफ कब होगा, जब एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो आर की तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर मैं आर को डबल ही कर दूं तो यहाँ पे कहीं तो आर आ नहीं रहा, आर नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि यहाँ पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो फ्लक्स तो वैसा का वैसा ही रहना है। ठीक है, अब बात रही कि फ्लक्स आएगा कितना, तो देखो चार्ज ऑन द गॉसियन सरफेस हमें क्यू की वैल्यू गिवन है, फाई फ्लक्स निकालना है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू हमारे पास है 8.85 into 10⁻⁸ कूलम। जो आपका एप्सिलॉन नॉट होता है उसकी वैल्यू होती है 8.85 into 10⁻⁻12। ठीक है, ये होती है। अब ये वैल्यू जब हमारे पास आई तो ये देखो 8.85 से 8.85 कैंसिल, 10⁻⁻8 और 10⁻⁻12 बचा। जब 10 ऊपर जाएगा 12 तो प्लस का 12 बन गया। अब 8 12 में से 8 गए 4, तो 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हमारा फ्लक्स आ गया। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन। और आर अगर मैं डबल कर भी देती हूँ तो भी देखो फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट था, फ्लक्स सेम रह रहा है, फ्लक्स सेम ही रहेगा क्योंकि फाई है वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर है इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर अगर हमें गॉसियन सरफेस नहीं दिया होता तो हम क्या करते, फाई का हम फॉर्मूला है वो ये लगाते, दैट इज फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। अब यहाँ जाके शायद वो इफेक्ट कर जाए इसको, क्योंकि यहाँ पे तो एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एल, कोई कुछ भी। ठीक है, तो वो आता तो यहाँ पे तो कुछ ना कुछ इफेक्ट करेगा। तो इसी वजह से जब इसने गॉसियन सरफेस दे दिया मतलब गॉस थ्योरम लगेगी, और गॉस थ्योरम के अंदर हमारे पास कहीं भी आर नहीं आता है तो हम इसको आर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं मानते। ठीक है, तो इसीलिए जो आपका फ्लक्स है वो सेम ही रहेगा, चाहे आर को डबल करो चाहे ट्रिपल करो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारी है एग्जाम्पल नंबर 4। इसको करने के हम 2 मेथड्स करेंगे। फर्स्ट मेथड हमारे पास है, ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 17.7 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए होलो स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 मीटर। कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी थ्रू द सरफेस ऑफ स्फीयर। हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है 17.7 माइक्रोकूलम का, प्लेस किया हुआ है सेंटर ऑफ ए होलो स्फीयर। कोई एक होलो स्फीयर है ऐसा हमारे पास, उसके बीच में ये क्यू चार्ज प्लेस किया हुआ है मान लो, और इसका जो रेडियस हमें दिया हुआ है दैट रेडियस इज इक्वल टू 0.5 मीटर। इसको क्या लिख सकते हो, 5 into 10⁻⁻1 मीटर भी हम लिख सकते हैं। लिख दिया, गिवन लिख दिया, दैट इज क्यू इज इक्वल टू 17.7 माइक्रोकूलम, दैट इज इक्वल टू 17.7 into 10⁻⁻6 कूलम। रेडियस ऑफ स्फीयर इज आर इज इक्वल टू 0.1 मीटर, 0.5 मीटर इज इक्वल टू 5 into 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स होता है, क्यू की वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें कांस्टेंट होती है, पता होती है 8.85 into 10⁻⁻12। हमने ये वैल्यू पुट कर दी, फाई आ गया, इसको ऐसे का ऐसा रखो। अब फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, देखो चार्ज डेंसिटी निकालते हैं तो क्या बोलते हैं, चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, तो फ्लक्स डेंसिटी निकालेंगे, मान लो सिग्मा ही है वो, तो वो किसके इक्वल आएगी, फ्लक्स अपॉन एरिया, क्योंकि स्फीयर दिया हुआ है एरिया। ठीक है, तो फ्लक्स अपॉन एरिया लिया हमने। फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, फ्लक्स की वैल्यू पुट की इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 17.7 into 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 8.85 into 10⁻⁻12, 4 एज इट इज, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 5 into 10⁻⁻1, जो आर की वैल्यू हम निकाल के आए हैं, आर हमें 0.5 मीटर गिवन था, इसको हमने चेंज किया था तो 5.5 into 10⁻⁻1 मीटर हमारे पास आ गया, तो इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखो 10 की पावर -6 यहाँ थी, ये ऊपर जाएगी कितना बनेगी, प्लस की 12 बन जाएगी, और ये ऊपर जाएगी, यहाँ पे -2 बन रहा है, ऊपर जाके प्लस का 2 बन जाएगी, तो 12 और 2 14, 14 में से 6 गए 8। ठीक है, 14 में से 6 गए 8 बच गए, तो 17.7
और 8.85 इंटू 3.14 इंटू 4 किया तो हमारे पास बनेगा 2.2778.9, ठीक है। इसको इससे डिवाइड किया, 17.7 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बनेगा ये आंसर, और इसको 3 आगे लेके आए तो यहाँ पे 3 पावर कम हो जाएगी, दैट इज 6.36 इंटू 10⁵ नैनो न्यूटन पर कूलम हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इससे एक मेथड हम और भी कर सकते हैं, डायरेक्टली देखो, फाई क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, फाई बाई ए, फाई की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, एप्सिलॉन तो क्यू एप्सिलॉन नॉट ए के इक्वल आ गया सिग्मा। अब यहाँ पे देखो ए की वैल्यू आती है 4πr², ये पुट कर दी, क्यू की वैल्यू पुट कर दी 17.7 इंटू 10⁻⁻⁶, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पड़ा था। इस एप्सिलॉन नॉट को अगर मैं इस 4π के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बनेगा, 17.7 इंटू 10⁻⁶ एज इट इज 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर। अब 1/4π एप्सिलॉन नॉट हमें पता है कितना होता है, 9 इंटू 10⁻⁹, वैल्यू पुट कर दी, 17.7 इंटू 10⁻⁶ एज इट इज है, आर स्क्वायर ये आ गया। अब आर की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 9 था, तो वैल्यू हमारे पास बचेगी 3, यहाँ पे 10 की पावर 17.7 को 9 से मल्टीप्लाई किया, वी गॉट 161.1 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻², ये जो 2 आई है वो यहाँ से आई है, यहाँ पे -2 बनेगी, ऊपर जाके प्लस का 2 हो जाएगी, ठीक है। और इस 161.1 को डिवाइड किया जब 25 से तो हमारे पास आंसर आ रहा है 6.44 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। कोई ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है दोनों के अंदर, यहाँ पे 6.36 आ रहा था, अब ये 5 से बड़ा तो इसको 6.4 भी तो हम लिख ही सकते हैं, और यहाँ पे भी तो वही चीज़ आ रही है, 6.44 ही आ रहा है, ठीक है। तो दोनों में से जो ईजी लगता है वो कर लो, ये थोड़ा ज़्यादा ईजी है क्योंकि यहाँ पे आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, यानी कि ई की वैल्यू गिवन है, दैट इज 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। कैलकुलेट करना इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया ऑफ 20 यूनिट्स, एरिया दिया हुआ है आपको 20 यूनिट्स, लेइंग इन वाईजेड प्लेन। अगर आपका कोई एरिया वाईजेड प्लेन में लाई कर रहा है तो उसका जो एरिया वेक्टर होता है वो एक्स में होता है। अगर आपका एरिया वाईजेड प्लेन में है तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस में होगा। तो ये जो हमें दिया हुआ है दैट इज 20 i कैप दिया हुआ है, ठीक है। एन कैप की जो डायरेक्शन है वो i कैप है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अंदर है। तो गिवन है हमें ई की वैल्यू दैट इज 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, और एस की वैल्यू गिवन है दैट इज 20 i कैप। डी फाई किसके इक्वल होता है, ई डॉट डी एस के इक्वल। फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस या ई डॉट ए, जो भी आपने लेना है वो कर सकते हो। फाई ई की वैल्यू पुट की 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप डॉट 20i कैप। अब डॉट प्रोडक्ट करना वेक्टर का हमने +1 में किया था, नहीं किया हुआ तो इसके अंदर आपको चैनल के अंदर वीडियो मिल जाएगा, दोबारा से देख लेना, पता लग जाएगा कैसे करना है। डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होता है, आई के साथ ही सर्वाइव करेगा, आई जे के साथ भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, के साथ भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, होगा तो भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ आई वाली टर्म बचेगी, दैट इज 20 इंटू 6 आई डॉट आई इज 1, ठीक है। तो 6 इंटू 20 इज 120 यूनिट्स। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लक्स आ गया, और ये दिया हुआ है कि एरिया जो होगा वो परपेंडिकुलर होता है वाईजेड प्लेन के, यही चीज़ लिखी हुई है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आपका एरिया वाईजेड प्लेन के अंदर, आपका प्लेन जो है या आपकी शीट जो है वो वाईजेड में है, तो एरिया जो है वो एक्स एक्सिस में लाई करेगा, क्योंकि वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है, नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला टॉपिक आज का, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। बहुत ज़्यादा ईजी है। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए ए इन्फानाइट, देखो जब हमने एप्लीकेशन की थी गॉस थ्योरम की तो हमने किया था एक चार्ज वायर के ऊपर, लेंथ के ऊपर, ठीक है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी के ऊपर किया था, एक हमने सिग्मा के ऊपर किया था, और हमने रो के ऊपर भी किया था। यानी कि लाइन चार्ज के ऊपर भी हमने इसकी एप्लीकेशन निकाली थी, सरफेस चार्ज के ऊपर भी निकाली थी, और जो वॉल्यूम चार्ज होती है उसके ऊपर भी निकाली थी। तो ये तीनों जो फंक्शंस हैं वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और जब हम लाइन चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है दैट इज λ/2π एप्सिलॉन नॉट आर के इक्वल आती है। जब बात हम सरफेस की करते हैं तो σ/2π एप्सिलॉन नॉट आ जाती है, ठीक है। ऐसी कुछ वैल्यूज़ आती है जब सरफेस की बात करते हैं। तो ये दो वैल्यूज़, ये दो मेजर फॉर्मूलाज हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं। एक इन्फिनाइट लाइन चार्ज दिया है, लाइन चार्ज दिया है, यानी कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, ये दैट इज इज इक्वल्स टू λ/2π एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। अब दिया क्या हुआ है आपको, प्रोड्यूस करा है एक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है आपको 9 × 10⁴ नैनोकूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू आपको 4 दी हुई है, ये आर दिया हुआ है। कैलकुलेट करनी है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा की वैल्यू आपने निकालनी है।
आर आपको गिवन है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, ई की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। तो हमने पहले गिवन लिखा, ई की वैल्यू लिखी 9 × 10⁻⁴ नैनो न्यूटन पर कूलम, आर की वैल्यू लिखी 4 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 4 × 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है या ड्यू टू लाइन चार्ज जो है हमारे पास E = λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो ये लैम्डा किसके इक्वल आएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ई के इक्वल आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको आप वैसे भी कर सकते हो अगर आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद है तो। अगर आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद नहीं है तो इस फंक्शन को क्या करो, 2 से मल्टी कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टी किया, 2 से डिवाइड किया, ये क्या बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये क्या बन गया RE/2 बन गया। अब देखो कि अगर मैं वैल्यू निकालूं इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 × 10⁻⁹, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 1/9 × 10⁻⁹, ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा। तो इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1/9 × 10⁻⁹, ठीक है। आर की वैल्यू हमारे पास ये रही 4 × 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। उसके बाद में ई की वैल्यू हमारे पास ये रही 9 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। सारी वैल्यूज पुट की, हाफ मैंने बाहर निकाल लिया, ये वाला 2 एक बार बाहर ले लिया हमने। ये वैल्यूज पुट करने के बाद में देखिए इस 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, ये 10⁻9 ऊपर जाएगी, माइनस की 9 हो जाएगी, बचा क्या हमारे पास 2 × 10⁻⁻² × 10⁻⁴, ये ऊपर जाके क्या होगी 10⁻⁹, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2 × 10⁻11 + 4, यही बचेगी, ठीक है। -11 नोट 2 कितने होते हैं 11 और प्लस का 4, तो 2 × 10⁻11 + 4 कूलम पर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लैम्डा 2 × 10⁻⁷, यहाँ पे कितनी बची, 11 में से 4 गए 7 बच गए, ठीक है। तो कूलम पर मीटर हमारे पास क्या आ गया, हमारी लैम्डा आ गई, लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गई, ठीक है, चार्ज डेंसिटी, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट्स अगर आपने निकालनी होती है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लिखते थे Q/L, Q होता है कूलम में, L होता है मीटर में, तो कूलम पर मीटर हमारे पास इसकी यूनिट्स आई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, द चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज ऑफ, Q की वैल्यू गिवन है आपको -2 × 10⁻⁶ कूलम, इज प्लेस्ड क्लोज टू ए नॉन कंडक्टिंग प्लेन हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपको एक नॉन कंडक्टिंग प्लेन की सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है। फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द प्लेन। एक आपको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, ये मान लो कोई Q चार्ज दिया हुआ है आपको जिसकी वैल्यू 2 × 10⁻⁶। एक आपको नॉन कंडक्टिंग प्लेट दिया है, उसकी सिग्मा की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज 4 × 10⁻⁶ कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या करना है, इस चार्ज के और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है, ठीक है। इस चार्ज के इन दोनों के बीच में हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है। सिंपली हम गिवन लिखते हैं, क्योंकि वैल्यू इज इक्वल टू -2 × 10⁻⁶ कूलम, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁶ कूलम मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। नाउ अट्रैक्टिव फोर्स देखो, जब चार्जेस के बीच की फोर्स की बात आती है तो इलेक्ट्रिक फोर्स की हम बात करते हैं, और इलेक्ट्रिक फोर्स हम कैसे लिखते थे, F = QE से लिखते थे, ठीक है। ये हमने एक बार इसको ऐसे ही रखा, लिख लिया। अट्रैक्टिव फोर्स हमें निकालनी थी, इसको एक बार यहाँ पे रखो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, E की वैल्यू चाहिए। E की वैल्यू हमें नहीं दी हुई तो हम पहले E की वैल्यू निकालेंगे। तो E की वैल्यू क्या होती है, किसी भी सरफेस चार्ज के लिए या प्लेन शीट के लिए हमने अभी पीछे डिस्कस किया था, दैट इज इक्वल्स टू σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो E ड्यू टू अ सरफेस या नॉन कंडक्टिंग प्लेट या नॉन कंडक्टिंग जो भी प्लेन आपको दिया या शीट जो आपको दिया, दैट इज σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। पाई नहीं आएगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो E की वैल्यू आई है ना, ये पुट कर दो यहाँ पे पुट करें, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करने के बाद में F क्या बनेगा, F = Q/σ/2 एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू हमें गिवन है, पता है, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू एरिया निकालना है, या आप सीधा देखो कि हमें गिवन ही है 4 × 10⁻⁶, वरना एरिया निकाल के हम निकाल लेते अगर लेंथ ब्रेड्थ दी होती, तो ये तो गिवन ही है। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, वैल्यू पता है, सबकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। Q की वैल्यू पुट की -2 × 10⁻⁶ × 4 × 10⁻⁶, ये डेंसिटी की वैल्यू, 2 × 8.85 2 एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻12। यहाँ पे देखो -6 12 बनेंगे, यहाँ पे भी 12 है, तो 12 से 12 कैंसिल हो गए। इसको किया
इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 4 और माइनस का साइन, तो -4 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10⁻12, तो -12 से -12 खत्म होगी, क्या बचा -4 डिवाइडेड बाई 8.85 न्यूटन। तो इसको डिवाइड करोगे, चाहे यहीं पे छोड़ दो, गलत नहीं है, डिवाइड कर सकते हो तो करो। F इज इक्वल टू -0.45 न्यूटन। माइनस क्यों है, अट्रैक्टिव है, पास में लेके आ रहा है, जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव में जाएगा, ठीक है, फोर्स। क्लियर हुआ। उसके बाद में देखिए अगली है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड ए लॉन्ग लाइन चार्ज हैविंग। एक कोई लाइन चार्ज दिया हुआ है, मान लो ये हमें कोई लाइन चार्ज दिया हुआ था, इसका हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस जब ड्रा करते हैं तो एक सिलेंडर बनता है, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी में। ये कोई लाइन चार्ज हमें गिवन था, एक इलेक्ट्रॉन, हमने इसका गॉसियन सरफेस बनाया और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अराउंड रोटेट कर रहा है या रिवॉल्व करता है, और ये जो लेंथ है दैट इज एल, या इसको हम क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, दिस इज इक्वल टू आर, ये रेडियस जो सर्कुलर पाथ का है। देखो एक चीज यहाँ पे दिमाग में ये रखनी है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो गोल घूमने के लिए एक फोर्स लगती है, वो फोर्स भी तो अपना कुछ ना कुछ योगदान, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देगी, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। एक फोर्स लगेगी इस क्यू चार्ज के कारण, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो फोर्सेज एक्ट करेंगे दैट इज F इज इक्वल टू क्यू ई और F इज इक्वल टू mv²/r, ठीक है। ये दो चीजें तो हमें क्लियर होगी। अब क्या है, लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है और लीनियर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है E इज इक्वल टू λ/2πε0। अब ये दोनों फोर्सेस देखो 1 और 2 में से दोनों फोर्स की वैल्यूज है ना, तो Q इज इक्वल टू mv²/r होगा। अगर मैं दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दूं, देखो इसमें फाइंड करने को क्या बोला था हमें, एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड ए लॉन्ग लाइन चार्ज हैविंग चार्ज डेंसिटी दिस, लैम्डा की वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अज्यूमिंग दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, यानी कि ये जितने मर्जी बड़े सर्कल में घूमे हमें इस रेडियस से इंडिपेंडेंट रहना है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक जो काइनेटिक एनर्जी है वो निकालनी है। तो ये जब हमारी इक्वेशन बनी थी, इसके मैं दोनों साइड को अगर हाफ से इधर मल्टीप्लाई कर दूं, हाफ से इधर मल्टीप्लाई कर दूं, करने से क्या होगा, हाफ Q इज इक्वल टू हाफ mv²/r एंड दैट हाफ mv²/r इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, हाफ mv²/r की, ये r उधर चला जाएगा, हाफ mv²/r में से ये r उधर चला गया, तो क्या बना, हाफ QE इंटू r, और ये क्या थी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ QE/r, ठीक है। E की वैल्यू हमारे पास है दैट इज λ/2πε0r, r है यहाँ पे, ठीक है, 2πε0r, क्लियर हुआ। तो अब ये जो r था, इस r से ये r कैंसिल हो गया, एक r ये r है, एक E की वैल्यू में आएगा, दोनों से ये कैंसिल हो गए एक दूसरे से, बचा क्या 1/2, 2 किससे मल्टीप्लाई हो गया, इससे 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, 4 बन गया, तो ये बना Q लैम्डा डिवाइडेड बाय 4πε0, इतनी काइनेटिक एनर्जी आएगी। आप इसको एक फॉर्म के अंदर और भी लिख सकते हो, दैट आगे बताती हूँ मैं आपको। अब देखो Q की वैल्यू हमें गिवन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये कांस्टेंट ही होती है, ठीक है, नाम भी दी होती है तो इतनी होती है जब आपको इलेक्ट्रॉन दिया होता है। साथ में हमें क्या है, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है दैट इज 2 इंटू 10⁻⁸ और 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई, ये सारे अलग मल्टीप्लाई कर लो, 10 की पावर अलग ले जाओ, तो 1.6 इंटू 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 10⁻⁻19 -8 + 9, ठीक है। यहाँ से जब इनकी पावर निकालेंगे तो ये देखो 19 में से 9 गए, 10 बचे, -10 -8 इज -18, पर जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है, आंसर बनाने के लिए हम इसको लिखते हैं 2.88 इंटू 10⁻⁻17 जूल्स। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा अपने आप आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हमारे पास है 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स, 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर है, वायर 1 और वायर 2, ठीक है। इसकी चार्ज डेंसिटी है या चार्ज है इसके ऊपर लैम्डा और इसके ऊपर चार्ज है λ2, एक के ऊपर λ1 एक के ऊपर λ2, दोनों के बीच में डिस्टेंस आपको गिवन है दैट इज d। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लेंथ ऑफ द वन ड्यू टू चार्ज ऑन द अदर। हमने बताना है कि इसके कारण इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है या इसके कारण इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो निकालनी है। लीनियर चार्ज दिया है तो E इज इक्वल टू λ/2πε0। अगर हम क्या कर रहे हैं 2 के ऊपर 1 के कारण का फोर्स निकाल रहे हैं तो दैट इज λ1/2πε0d, यानी कि इस फर्स्ट वायर के कारण, ये जो नंबर 1 वायर है इसके कारण नंबर 2 वायर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है
वो हमने निकालना, तो इज इक्वल टू लैम्डा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके ऊपर जितना चार्ज होगा, जैसा चार्ज होगा पॉजिटिव नेगेटिव वैसा ही तो इफेक्ट इसके ऊपर आएगा। अट्रैक्शन और रिपल्शन कितनी होगी वो इस चार्ज के ऊपर ही तो डिपेंड करेगी। तो लैम्डा 1 डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ठीक है, नाउ चार्ज कितना दिया हुआ है वायर 2 के ऊपर, दैट इज लैम्डा 2। अब तो फोर्स निकालना, तो फोर्स इज क्यू ई। ये क्यू जो है दैट क्यू इज इक्वल टू लैम्डा 2। ई की वैल्यू हमारे पास पहले ही है, लैम्डा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ये पुट करो, लैम्डा 1 ब्रैकेट के अंदर लैम्डा 2 ब्रैकेट के अंदर लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, दैट विल बिकम्स इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। हमारा फोर्स आ जाएगा और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट और आज का लास्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। एक आपको प्लेन शीट दी हुई है, ए लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक प्लेन शीट दी हुई है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है, दैट इज 5 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई कर रही है। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। एक सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस 0.1 मीटर, एक सर्कुलर एरिया है इसके पास, ये जैसे रख लिया हमने। इसका रेडियस आर आपको दिया हुआ है 0.1 मीटर। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है कि इसके कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही हैं। ठीक है, ये निकालना है हमने। अब बताना क्या है कि इफ द नॉर्मल टू द सर्कुलर एरिया मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द जेड एक्सिस। अब ये जो नॉर्मल हम इसके लगा रहे हैं, ठीक है, देखो इफ द नॉर्मल टू द सर्कुलर एरिया, नॉर्मल अगर हम किसी के ऊपर, इसके सर्कुलर एरिया के ऊपर अगर हम नॉर्मल ड्रा करते हैं या कहीं से भी परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो वो क्या करती है 60 डिग्री का एंगल बनाती है। किसके साथ? जेड एक्सिस के साथ। एक्स वाई प्लेन में पड़ा है तो एरिया की डायरेक्शन किस में होगी? जेड डायरेक्शन में होगी। और उस जेड डायरेक्शन के ऊपर ये जो हमारा सर्कुलर जो स्पीसीज पड़ी है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री पे पड़ी है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पे देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है, आर की वैल्यू आपको गिवन है। जब सरफेस की बात आती है तो E = σ/2 एप्सिलॉन नॉट होता है। फ्लक्स हम क्या लिखते हैं? सीधा ही लिख दिया मैंने, आप दूसरी तरफ इसको लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको लिखना है तो आप लिखो, ये होता है हमारा d∅। ठीक है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा एस सरफेस के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या आ गया? φ = E.A, φ = EA cos थीटा। ठीक है, EA cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट हटाया, कुछ भी नहीं किया। अब देखो E की वैल्यू हमें पता है σ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। एरिया क्या आएगा? πr²। सर्कुलर इसकी बात कर रहे हैं तो πr² इंटू cos 60 डिग्री। ठीक है, अब सिग्मा की वैल्यू गिवन है, दैट इज 5 × 10⁻⁻6 2 एज इट इज। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12। πr² निकालना है तो 22/7 × 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, 0.1 का स्क्वायर हो गया इंटू हाफ। अब इस हाफ से ये 22 कैंसिल हो गया, 11 बच गया। तो हमारे पास क्या आएगा? 5 × 10⁻⁻6, ये 12 ऊपर जाके प्लस का 12 हो गया, तो 10⁻12 डिवाइडेड बाई 2 × 8.85। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई 11/7, 11 बचा था, 11/7 × 10⁻−1। अगर मैं 0.1 को ये लिख दूँ 1/10, ऊपर जाएगा 10 की पावर क्या बनेगी? -1। तो यही लिखा -1 का स्क्वायर कि सॉल्व करना इजी हो जाए। ठीक है, हाफ हमारे पास पहले कैंसिल हो चुका है, उसको हम नहीं लेंगे। अब यहाँ पे क्या बचा? प्लस की 6 बचेगी, 12 में से 6 गए, 6 बचे, तो 5 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई किया तो 17.7, मल्टीप्लाई 11/7 10⁻2 -1 और इंटू 2 इज -2। आगे चलते हैं, इस देखो कितने बच गए? 10 की पावर 4 बच गई यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 5 को 11 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 55। नीचे जो हमारे पास बच रहा था दैट इज 77.7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 7 से, तो हमारे पास आंसर बन रहा है दैट इज 123.9। 6 में से 2 जाएगा तो पावर बचेगी 4। 55 को 123.9 से डिवाइड किया तो आंसर आया 5 = 0.4439 × 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसको एक आगे ले आओ तो 4.44 बन जाएगा इंटू 10⁻⁻, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमारे पास आ गया फ्लक्स। बस एक बात ध्यान रखो, जब भी सॉल्व करते हो न्यूमेरिकल्स को, तो आपको जो गिवन होता है उसको फॉर्मूलाज के साथ कंपेयर करके देखो कि क्या चीज़ आपको निकालनी है या कैसे वो उसके अंदर एडजस्ट हो सकते हैं, इजीली निकल के आएंगे। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को किया करो, पहले गिवन लिखा करो, उनको SI यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट किया करो, उसके बाद में
जो फॉर्मूला आपको पता है कि उस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है उससे लिखा करो, और उस फॉर्मूला में फिर फाइंड आउट किया करो कि क्या चीज़ आपको गिवन है और क्या आपको नहीं गिवन है, तो वो चीज़ें देखा करो, और जो चीज़ नहीं गिवन है उसको कैसे निकालते हैं वो चीज़ फाइंड आउट करो और जस्ट फॉर्मूला के अंदर पुट करो। एक से एक लिंक बनाओगे तभी न्यूमेरिकल्स होंगे, अदरवाइज तो फिर ओके ही लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज फुल्ली खत्म हो जाती है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स सारे। ठीक है, उसके अलावा जो भी न्यूमेरिकल्स बचते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी के हैं, चाहे वो प्रदीप्स के हैं, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशंस के हैं, तो आप उनको एक बार देख लीजिए। अगर कोई सॉल्व नहीं होगा तो मैं करवा दूंगी। ठीक है।